जागीर लेखक की, दुनिया किरदारों की। यही तो है कहानियाँ। अपनी बुक रिलीज पर मैंने जसमीत को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। मेरी कलम इस विषय पर सूखी थी। अगर स्याही भरी है तो जस्सी के आंसुओं ने। कई बार कई तरीके से शुरू किया उसकी कहानी को। शब्द देना चाहा पर कर नहीं पाई। शायद उसके दर्द के लिए शब्द ही नहीं बने थे, या मेरे पास शब्दकोश नहीं था। व्याकरण, उपमाएं, शब्दकोश कम होने के बावजूद मैं किसी के निर्मल आंसुओं को शब्द देने का प्रयास कर रही हूँ, पर वो पीड़ा शायद नहीं दिखा पाऊंगी जो मैंने देखी है। उसकी मौन वेदना को सुर्ख गालों पर एक चंचल नदी की तरह बहते देखा है। सच, जब दर्द बहुत ज़्यादा होता है ना, तो बस जब तब आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दर्द से लबरेज न जाने कितनी टीसों से भरे हुए आंसू। जसमीत और नीरज का पंजाबी परिवार कहने को हम पड़ोसी थे, पर हमारा एक ही घर था। मेरी और जसमीत की बहुत सी फिलॉसफी एक ही थी। हम बहुत जल्दी अच्छे सहेली बन गए थे। पूरे दिन में अपने कामों से फ्री होकर हम दोनों एक साथ कॉफ़ी ज़रूर पीते थे और उस समय एक दूसरे के घर की परिधि में चहलकदमी करते रहते थे। अपने घर की हर छोटी बड़ी सभी बातें हम साझा करते थे। वो जिंदगी को बहुत बड़ी दुआ मानती थी, पर ईश्वर के दी हुई हर चीज के लिए वो बहुत कृतज्ञ थी। हमेशा खुश रहती थी। सच, कुछ रिश्ते ऊपर से ही बनकर आते हैं। उनमें से ये हमारा रिश्ता था। आज जस्सी ने आकर बताया वो फिर से माँ बनने वाली है। बहुत खुश थी। अक्सर कहती थी, इस बार एक प्यारी सी बिटिया हो जाए दीदी। मैं हंस देती थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे उसके लक्षण से मुझे लगता था कि इस बार भी बेटा ही होगा। इतनी सॉफ्ट हार्टेड थी कि किसी के दुख में भी वो बह जाती थी। उस दिन बड़ी खुश थी और कह रही थी, दीदी, पता है मेरी जिठानी की भी ड्यू डेट एक हफ्ते पहले की ही है। अच्छा, तो तुम दोनों एक साथ अस्पताल जाओगे? हाँ दीदी, अंकित की बुआ है ना, कह रही है भाभीयों की डिलीवरी मैं ही करवाऊंगी। ओह। कुछ दिन बाद पता चला कि उसे एक बेटा हुआ है। दोनों माँ बेटा स्वस्थ हैं। ये सुनकर मैं आश्वस्त थी। फिर एक दिन नीरज का फोन आया कि आज शाम 6 बजे तक वो लोग घर पहुंच जाएंगे। मेरे तो जैसे पंख लग गए। मैं नन्हे मेहमान के स्वागत में जुट गई थी। शाम को जब दरवाजे की घंटी बजी तो आरती की थाली लिए मैंने ही दरवाज़ा खोला। जब देखा तो नीरज और जस्सी अंकित के साथ खड़े थे। नया मेहमान उनके साथ नहीं था। मुझे तो जैसे धक्का लगा। मैंने कहा, जस्सी, बच्चा कहाँ है? तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? उसने मुझे सिलसिलेवार सारी बात बताई। उसकी दास्तान सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो कान सुन्न हो गए हों, पर वो शब्द मेरे कान सर्द होने पर भी मुझे सुनाई दे रहे थे। सारी आवाजें कानों से टकराकर बाहर की ओर आ रही थी। फिर मैंने नीरज की ओर देखा। वो भी मुंह लटकाए खड़े थे। मैंने खुद को संभाला, सब कुछ नॉर्मल करने के प्रयास में बोली, अच्छा, तुम बैठो तो सही, मैं चाय बनाकर लाती हूँ और फिर साथ डिनर करेंगे। कहकर मैं अपनी रसोई में जाकर डिनर की तैयारी करने लगी। कुछ देर के लिए मेरा शरीर मशीन बन गया था। ऐसा मशीन जिसमें बस किसी ने फीड कर दिया हो और हाथ अपने आप काम किए जा रहे थे। खैर, ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। हम सब की दिनचर्या वही थी रोज, पर अपनी खिड़की से
जब भी जसमीत को मैं देखती थी, शांत रेगिस्तान की तरह दिखती थी। एक माँ को शिशु के जन्म के बाद शारीरिक रूप से ठीक होने में ही कई महीने लग जाते हैं, और यहाँ जस्सी मानसिक तौर पर मुझे कमज़ोर दिख रही थी। बस बैठी रहती थी, आसमान को तकती रहती थी। धीरे धीरे समय की मरहम ने शायद दिखावटी तौर पर सब कुछ सामान्य कर दिया था। अचानक करण की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। करण, जो जस्सी की जेठानी का बेटा था, जब भी आता था जस्सी के घर मुझसे मिलने ज़रूर आता था। बड़ा ही प्यारा बच्चा था। कैसी हो पल्लवी आंटी? अरे मुंह तो मीठा कराओ आंटी, कौन सी बुक है आपकी? हाँ हाँ, लो मुंह मीठा करो बेटा। मन की देहरी से ये है बुक। हाँ, अभी FB पोस्ट देखी आपकी, मन हुआ माँ के लिए एक बुक खरीद लूँ। उन्हें बड़ा शौक है ना रीडिंग का। हाँ हाँ, बिल्कुल लेके जाओ। मैंने उसे साइन करके वो बुक दे दी। करण जब भी आता था, जस्सी बिजी हो जाती थी करण की फरमाइशें पूरी करने में। करण को भी लखनऊ शहर की लाइफ बहुत पसंद थी। शायद अपने शहर से वो बोर हो गया था। ये ग्लैमर कहाँ था वहाँ? बड़े बड़े शोरूम, सिनेमा घर, मॉल। बस शाम को वो लखनऊ शहर घूमने निकल जाता था। करण के जाने के बाद रोज की तरह जब मैं और जस्सी बैठे तो वो बोली, आपको पता है दीदी, करण ने इस बार क्या कहा? क्या कहा उसने? कह रहा था मेरा मन ही नहीं करता यहाँ से जाने का, ऐसा लगता है यहीं पर एडमिशन ले लूँ। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा बेटा, गांव और शहर की लाइफ में कुछ तो अंतर होगा ना। कोई बात नहीं, जितने दिन जब भी तुम्हारा मन करे आ जाया करो, ये तुम्हारा ही तो घर है। हमेशा की तरह खुश हो गया मेरी बात सुनकर। एक बात कहूँ दीदी? हाँ कहो। ना बात एहसान की है और ना महान बनने की, पर मैं सोचती हूँ कि कभी कभी हम अपनी भावनाओं के सहारे कितना बड़ा कमिटमेंट ले लेते हैं। ऐसा लगता है मुझे जैसे भावनाओं की आंखों पर पट्टी बांधकर हम उन्हें धोखा दे रहे हैं। जस्सी डियर, तुम किसी को धोखा नहीं दे रही। दिलेर लोग भावना की आंखों से दुख देखते हैं और उन्हें अच्छे से समझते हैं। बस तुमने भी वही किया। आप भी ना दीदी, कितने अच्छे से बात टाल भी देती हो और समझा भी देती हो। अच्छा चलो चलो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ झांसी की रानी। आज का डिनर मेरी तरफ से, और आज उस रेस्टोरेंट में तेरी पसंद का सिंगर आ रहा है। शाम की चाय साथ पीने के लिए उस दिन जस्सी ने मुझे अपने घर बुला लिया था। हम दोनों अपने हस्बैंड्स का वेट कर रहे थे। अचानक घंटी बजी तो मैंने दरवाजा खोला, देखा सामने करण खड़ा है। अरे अचानक कैसे आ गया तू? करण, तेरे तो पेपर थे ना? जस्सी ने अचंभे से बोला। बस ऐसे ही आ गया चाची। बुझे हुए चेहरे के साथ अपने रूम की तरफ चल दिया। जस्सी ने फटाफट से उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक बना कर दिया। क्या हुआ करण बेटा, तबीयत ठीक नहीं लग रही? अपने विचारों की उधेड़ बुन से निकलते हुए करण बोला, जब से मुझे पता चला है आप मेरी माँ हो, अंकित सगा भाई है, तब से मुझे अजब सी बेचैनी है। माँ से नहीं पूछ सकता था तो मैं यहाँ चला आया। अचानक जस्सी को लगा साफ आसमान में जैसे कोई हवाई जहाज चिंगाड़ता हुआ निकल गया हो। पल भर को कान बंद करने का मन हुआ। अब इतने अस्थिर मन में शब्द जैसे खो गए थे, और सच तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहती थी वो। पर जब सच साक्षात खड़ा हो तो झूठ भी तो नहीं बोल सकती थी। घर तो एक ही है ना बेटा, यहाँ रहो या वहाँ।
पर आपने ऐसा क्यों किया? मुझे ही क्यों चुना? बेटा, अंकित समझदार हो गया था, वो नहीं रह पाता हम दोनों के बिना। तो अब मैं क्या करूं? मैं भी तो जान गया हूं, अब मैं कहाँ जाऊं? और वो सिसकने लगा। उसकी वो सिसकाहट चींटी बराबर लग रही थी। उसके मन में न जाने कितनी उथल पुथल हो रही थी इस वक्त। मैं करण को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बात कहने के लिए भी शब्द ढूंढ रहा हो। इतनी असमर्थता, वो चाहे जितना भी ढूंढ ले, इस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने दर्द को किसी भी हाल में बता नहीं पाएगा। करण का हाल देखकर जस्सी भी सोच में पड़ गई। ये तो जस्सी ने सोचा ही नहीं था, इस तरह के भंवर में भी वो फंस जाएगी। हम सिर्फ फैसले लेते हैं, लगता है जैसा हम सोच रहे हैं आगे भी सब ऐसा ही होता जाएगा। हकीकत बिल्कुल अलग होती है। हमेशा उसने माँ और बच्चे के बीच के स्नेह के अधूरेपन को महसूस किया, अपनी कमी को महसूस किया, पर एक भी बार करण बनकर उसने नहीं सोचा। जो अगर करण बनकर सोचती तो शायद महसूस कर पाती वो अधूरापन जो लखनऊ से जाते वक्त उसे लगता था। पर वो कभी समझ नहीं पाया वो कसक जो हमेशा लखनऊ की ओर उसे खींचती थी। इतने में बेल बजी तो नीरज ऑफिस से आ गए थे। करण को देखकर एकदम चौंक गए। नमस्ते पापा, इस संबोधन ने उन्हें भी हिला दिया। करण, माय सन, बहुत ब्रेव हो, काबिल हो, इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें ये काम सौंपा है। आप बेफिक्र रहिए, माँ को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ की हालत बहुत नाजुक थी। बीपी हाई होने की वजह से जब भाभी को एडमिट कराया तो पता चला बच्चे की मृत्यु गर्भ में ही हो गई थी। जस्सी भी एडमिट थी। जब हमें ये बताया कि भाभी अब कभी माँ नहीं बन पाएंगी तो मैंने हिम्मत भर कर जस्सी को सिर्फ एक बार तुम्हें देने के लिए कहा। पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी ये, उसने एक ही बार में तुम्हें देने के लिए हामी भर दी। तुम्हारी बुआ ने ही डिलीवरी कराई थी, इसलिए सबको यही पता था जसमीत को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। ये सुनकर करण स्तब्ध रह गया। अचानक इतना बड़ा फैसला लेने वाली माँ पर क्या बीती होगी। माँ की ओर देखा तो बरसों की झील सी आंखें शांत नदी की तरह लगातार बह रही थी। वो अगाध ममता जो पहली बार शिशु को हाथ में लेने पर होती है, उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों को छूने पर उमड़ती है और प्रसव पीड़ा के बाद के सारे दर्द कष्ट उसके एक स्पर्श से दूर हो जाते हैं। सारी वेदना आज आंसू बन के बह रहे थे। करण ने भीगी आंखों से उसके पैर छुए तो जस्सी ने उसे कलेजे से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। ममता का निष्क्रिय ज्वालामुखी जिसमें न जाने कितने क्यों की तपिश थी, आज झरने से झरझर बह रहे थे। वो आंसू जिसमें न जाने कितने वर्षों की चुभन थी, उस चुभन को सिर्फ उसने ही सहा था। बिल्कुल कांच की तरह, उस बारीक किरच की तरह जो दिखती तो नहीं है पर जख्म कर जाती है। नीरज ने जस्सी को संभाला। न जाने कितनी देर तक नीरज के कंधे से लगकर वो बैठी रही, आंसू पोंछती रही। अंकित भी स्विमिंग क्लास से आ गया था। करण भैया को देखकर एकदम खुश हो गया। उसे देख बोला, करण, हीरो, जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो बाहर चलते हैं डिनर के लिए। आंटी, आप लोग भी जल्दी से तैयार होकर आइए, आपसे पार्टी लेनी है। मैंने जस्सी की ओर देखा, बस इतना ही कहा।
देख, तेरा ही बेटा है, बिल्कुल तेरे जैसा।